नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह जी उपराष्ट्रपति के मसले को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे तो होता अभी तक यही रहा है कि सत्ताधारी पार्टी जिसको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाती है वो आराम से चुनाव जीत जाता है, लेकिन इस बार मामला तेलुगु प्राइड से लेकर कई सारे मामलों में फंसा हुआ है। यह भी सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि धनखड़ साहब गायब कहां हो गए, गए कहां। अभी हाल में अमित शाह जी ने बयान दिया धनखड़ साहब को लेकर कि संवैधानिक पद पे थे, व्यक्तिगत कारणों से रिटायर हुए और अब निजी जिंदगी जी रहे हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं देखा जिसके बारे में रिटायरमेंट के बाद अगले दिन से ही खबर आनी बंद हो गई। किसी को पता ही नहीं है कि वो किस दुनिया में चले गए, किस एकांत में चले गए। ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी ने विपक्ष के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो जस्टिस रहे हैं, जो न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि सलवा जुडूम को इन्होंने जो बैन किया, सलवा जुडूम को जो खत्म करने की बात इन्होंने की, उसमें नक्सलवाद की सहायता हुई। पहली बात तो ये कि सलवा जुडूम जो आया था वो कांग्रेस के टाइम में आया था और उसका इस देश में जबरदस्त विरोध हुआ था। पी चिदंबरम उस जमाने में सलवा जुडूम लाने वाले गृह मंत्री हुआ करते थे और उसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन अब जब अमित शाह ने यह बयान दिया है उसके बाद तमाम सारे पुराने रिटायर्ड जज जो हैं वो अमित शाह के खिलाफ आ गए हैं। उनका कहना है कि अमित शाह बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले की आलोचना कर रहे हैं, किसी एक जज की आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रेड्डी साहब ने वो फैसला नहीं दिया था, वो एक खंडपीठ का फैसला था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जजों का कहना है कि अमित शाह ने शायद वो फैसला ढंग से पढ़ा नहीं है। वैसे यह उम्मीद करना तो बेकार ही है कि अमित शाह ने बैठकर पूरा फैसला पढ़ा होगा। दरअसल मामला सारा फंस गया। स्वामीनाथन साहब को तमिलनाडु से लाकर इन लोगों ने उम्मीदवार बनाया उपराष्ट्रपति का, जो आरएसएस के पुराने आदमी हैं। इनको लगा था आरएसएस उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। एक तो आरएसएस उससे सेटिस्फाई नहीं है और दूसरा विपक्ष ने एक मजबूत उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी के रूप में दे दिया, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं और जिनकी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के उत्थान में जो भूमिका है उसकी सब तारीफ करते हैं। और तेलुगु प्राइड का मामला तो है ही। ऐसी जगह से उम्मीदवार ये लोग तमिलनाडु से लेके आए थे कि स्टालिन को मजबूर कर सके तमिल प्राइड के नाम पर स्वामीनाथन को वोट देने के लिए। हो गया उल्टा। कांग्रेस लेकर आ गई, या कहिए कि विपक्ष लेकर आ गई आंध्र प्रदेश से जस्टिस रेड्डी को, और अब तमिल प्राइड का मामला तो कहीं नहीं चल रहा है, तेलुगु प्राइड का मामला हर जगह चल रहा है। और यह डर है, बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की दूसरी पार्टियों के लोग जाकर रेड्डी साहब को सपोर्ट कर दें। 30-32 वोट का मामला है। अगर पलट गया तो अमित शाह की जिंदगी की यह सबसे बड़ी हार होगी। उनको चाणक्य कहा जाता है, यह अगर हो गया तो चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, उनको इतना बड़ा फेल्योर कहा जाएगा जिसका बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन दिनों सब कुछ बीजेपी के उल्टा चलते दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल गिर जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई कहे तो बेवकूफी है। सरकार लस्टम पस्टम चलती रहेगी, लेकिन सरकार न तो अपने फैसले लागू करवा पा रही है, ना ही सरकार अपनी रणनीति में उस तरह से सफल हो रही है जैसे पहले हो जाती थी। जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उल्टा पड़ जा रहा है। बिहार में एसआईआर शुरू किया गया, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने उसी को बना लिया मुद्दा, और अब कंडीशन यह है कि वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। कंडीशन यह है कि राहुल गांधी की सभाओं में, उनकी यात्राओं में जबरदस्त भीड़ आ रही है। कल वीडियो आया और दिन भर सोशल मीडिया पर वही वीडियो वायरल रहा जिसमें राहुल गांधी हेलमेट लगाकर बुलेट चला रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की उम्र 75 ईयर्स है, उनसे बुलेट चलाने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन यह जो पूरा दृश्य था जिसमें राहुल गांधी सुरक्षा के सारे इंतजामात को तोड़कर, या यूं कहें कि उनको किनारे करके मोटरसाइकिल पर अपने साथ राजेश राम जी को बिठाकर रैली में निकलते हैं और जनता दोनों तरफ खड़ी है जिंदाबाद और वोट चोर का नारा लग रहा है, यह विजुअल भारतीय जनता पार्टी को बेहद परेशान करने वाला है। इसके अलावा भी जहां जा रहे हैं वो, जहां बोल रहे हैं, जहां से यात्रा जा रही है, अब सीमांचल में पहुंच चुकी है यात्रा, जबरदस्त भीड़ आ रही है, जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। और ऊपर से खबर यह आई है कि अखिलेश यादव जी, स्टालिन साहब, प्रियंका गांधी जी और हेमंत सोरेन,
ये लोग भी पहुंचने वाले हैं यात्रा में। अखिलेश यादव ने कल बाकायदा वोट चोरी को मुद्दा बनाकर एक ट्वीट किया। यानी विपक्ष जो कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद उस तरह से एक साथ नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए, वो जबरदस्त एकता के साथ नजर आ रहा है। तेजस्वी और राहुल की जो जोड़ी है, उसके साथ कॉमरेड भी हैं, उसके साथ और लोग भी हैं, मुकेश साहनी जी हैं, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य हैं सीपीआई एमएल के, ये सारे लोग तो हैं। लेकिन जिसको कहते हैं जलवा लूटना, वो लूट रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस का बिहार में कोई खास संगठनिक आधार नहीं है। एक युवा को वहां भेजा गया, कृष्णा अल्लावरू को वहां भेजा गया संगठन मजबूत करने के लिए, नया संगठन अध्यक्ष बनाया गया। अब उससे कितनी जान पड़ी ये तो नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा इतनी जबरदस्त चल रही है कि विपक्ष पूरी तरह से एक हो गया है। और वहीं एनडीए के अंदर तमाम सारे बिखराव देखने को मिल रहे हैं। मुकेश साहनी पहले ही छोड़ के आ गए हैं और भी तमाम सारे जो बयानात आ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि अभी एनडीए बहुत कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो जब इतनी सारी चीजें और उसमें विदेश में डंका बजने की बात होती थी, अमेरिका के टैरिफ के सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं। पता ये चला है कि एक नई कंपनी को, मरकरी नाम के एक लॉबिस्ट संगठन को हायर किया गया है लाखों रुपए महीने देकर, और अब 2 करोड़ से ज्यादा, 2.5 करोड़ के आसपास भारत सरकार केवल और केवल लॉबिंग पर प्रति माह खर्च कर रही है। साल के 24-25 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ लॉबिंग पे खर्च किया जा रहा है। और उसके बावजूद ट्रंप टस से मस नहीं होने वाला है, अडानी के ऊपर से तलवार हट नहीं रही है। और अब आप चाइना जा रहे हैं। कल तक चाइना के झालर का बहिष्कार, टिकटॉक के बहिष्कार की बात हो रही थी, ऐप बैन किए जा रहे थे, चाइना को दुश्मन बताया जा रहा था, राहुल गांधी के ऊपर चाइना से कुर्बत का आरोप लगाया जा रहा था। और अब जब मोदी जी का चाइना जाना तय हो गया है और चाइना के प्रीमियर के साथ मोदी जी की हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए तस्वीर आएगी, तो भक्त और हमारा गोदी मीडिया उस पर कैसे रिएक्ट करेगा देखना होगा। इतनी जल्दी जल्दी मालिक बदलना गोदी मीडिया के लिए भी आसान काम नहीं होगा। उधर जो 2 आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पूंजीपति हैं, हमारे नगर सेठ हैं, देश सेठ कहना चाहें तो कह लें, अदानी और अंबानी, उनके बीच में अलग बवाल की खबर आ रही है। छोटे अंबानी के ऊपर लगातार छापे पड़ रहे हैं, अनिल अंबानी के ऊपर लगातार छापे पड़ रहे हैं। कल तक राफेल का मेंटेनेंस उनको दिया जा रहा था, बावजूद इसके कि उन्होंने कभी खिलौने की जहाज नहीं बनाई है। अब उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो अमेरिका के पक्ष में है, अडानी जो है वो चाइना के पक्ष में है। तो अडानी साहब चिंतन नाम के जिस रिसर्च ग्रुप को फाइनेंस करते हैं, उसके मंच से चाइना का नेता कहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज तक कभी भारत और पाकिस्तान को एक साथ लेकर नहीं कहा गया। तो चाइना भी भारत और पाकिस्तान को एक ही लाइन में रख रहा है, अमेरिका भी भारत और पाकिस्तान को एक ही लाइन में रख रहा है। अमेरिका में ओआरएफ काम करता है, जिसको अंबानी जी फाइनेंस करते हैं। उसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के बेटे, उसमें ऊंचे पद पे हैं। और ये जो अडानी साहब का फाइनेंस वाला रिसर्च ग्रुप है, वो चाइना के नजदीक जाते हुए दिख रहा है। अडानी जी की तस्वीरें आई चाइना में जाकर, वहां की टेक्नोलॉजी वगैरह देखते हुए चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। तो अडानी अंबानी के बीच में अलग बवाल चल रहा है। हालत यहां तक पहुंची कि अडानी का जो न्यूज चैनल है एनडीटीवी, जिस पर अब साधु संतों का प्रवचन आपको सुनाई दे रहा है, साधु संतों का इंटरव्यू किया जा रहा है, एकदम जातिवादी और सांप्रदायिक इंटरव्यू किया जा रहा है, वहां पर अंबानी के खिलाफ बाकायदा एक फिल्म जैसी बन गई थी, डॉक्यूमेंट्री जैसी बन गई थी। वो डॉक्यूमेंट्री तो अब हट गई है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री के बनने के बाद यह क्लियर है कि अडानी जो है अब अंबानी के पीछे पड़े हुए हैं। अडानी ने जो टोटल लोन लिया हुआ है दुनिया भर से, उसमें आधा से ज्यादा लोन हिंदुस्तान का है, एलआईसी जैसी कंपनियों का है। तो एक ये डर बना हुआ है कि अडानी अगर अमेरिका की वजह से डूबते हैं तो पूरा देश डूब जाएगा। तो नगर सेठों के बीच में लड़ाई चल रही है। आरएसएस के अंदर से खबर यह आ रही है कि आरएसएस उपराष्ट्रपति वगैरह का पद नहीं चाहता है, वो चाहता है कि भाजपा का अध्यक्ष कौन हो
ये वो तय करे, और जो नाम वो भाजपा के अध्यक्ष के लिए दे रहा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है। ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस अब मोदी जी को किनारे करना चाह रहा है। 75 साल के होने ही वाले हैं मोदी जी। आरएसएस चाहता है कि 75 साल होने पर वो किनारे हो लें, और मोदी जी पद छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इतना सब कुछ जब चल रहा है, देश में माहौल पूरा बदला हुआ है। एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि ज्यादातर लोग अब ये मानते हैं कि वोट चोरी का आरोप सही है, तो अमित शाह का परेशान होना बिल्कुल लाजिम है। उसी परेशानी में वो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी साहब को नक्सलवाद का समर्थक कह जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव कम से कम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होती, बहुत शालीनता के साथ चुनाव होते हैं, क्योंकि जनता के बीच में आपको प्रचार नहीं करना है। ये जो बयान भी उन्होंने दिया है नक्सलवाद वाला, ये जनता के लिए आया है, इससे उस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जब इसके खिलाफ सीनियर जज कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर, ये सारे जस्टिस हैं, जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस ए.के. पटनायक, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस विक्रमजीत सेन, जस्टिस गोपाल गौड़ा, इसके अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं, चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर, गोविंद माथुर, संजीव बनर्जी और अंजना प्रकाश जैसे लोग, इनके नाम से जब लेटर आता है सीधे अमित शाह को संबोधित, तो ये सीधे सीधे बताता है कि अमित शाह जी इस बार बाउंड्री क्रॉस कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा उन्होंने आरोप लगा दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बर्दाश्त नहीं है। उधर एक कानून लेके आए थे कि 30 दिन तक जो जेल में रहेगा उस मंत्री या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कानून तो पास करा नहीं सकते थे, 2/3 बहुमत था नहीं, तो एक खेल खेला गया कि मुद्दा बना रहे। दरअसल ये कानून लाया ही इसीलिए गया कि वोट चोरी का आरोप लग रहा था, उसके सामने एक नया मुद्दा इनको खड़ा करना था, जिससे कह सकें कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं और हम भ्रष्टाचारी को जेल में डालना चाहते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया जिसमें खुद को भी शामिल कर लिया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कौन करेगा। प्रधानमंत्री को तो कोई गिरफ्तार कर नहीं सकता है, गृहमंत्री आप हैं, देश की पुलिस, देश की सेना सब आपके हाथ में है, तो प्रधानमंत्री गिरफ्तार कैसे हो जाएंगे। सब समझ रहे हैं कि इसका उपयोग किसके खिलाफ किया जाएगा, विपक्ष के खिलाफ किया जाएगा और अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं के खिलाफ किया जाएगा जिनको ये लोग पसंद नहीं करते। तो खैर, इस मामले को टालने के लिए, लंबा खींचने के लिए कहा गया कि जेपीसी जो है वो बनाई जाएगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विपक्ष के भी मेंबर होंगे और सत्ता पक्ष के मेंबर होंगे। यह भी उल्टा पड़ गया। सबसे पहले ममता दीदी ने क्लियर कर दिया कि हम, यानी कि टीएमसी, इस जेपीसी का हिस्सा नहीं होगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने क्लियर कर दिया है कि वो जेपीसी के हिस्सा नहीं होंगे। जब इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कह दिया कि वो जेपीसी के हिस्सा नहीं होंगे, तो ये मान के चलिए कि बाकी पार्टियां, और हो सकता है आजकल में कांग्रेस भी कह दे कि हम जेपीसी के हिस्सा नहीं होंगे। और अगर जेपीसी का हिस्सा विपक्ष होगा नहीं, तो यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रही नहीं जाएगी। ज्वाइंट तो तब होगी जब विपक्ष और सत्ता दोनों के लोग इसके मेंबर हों, यानी जेपीसी बनने से पहले ही बिखर गई है, बनने से पहले ही टूटने लगी। तो अमित शाह जी जो हर बार जेपीसी में भेजकर कुछ खेल करते थे, क्योंकि होता क्या है, आप जेपीसी में भेजते हैं, जेपीसी में सारी बहस होती है, लेकिन होता वही है जो आप चाहते हैं। वक्फ कानून आपको याद होगा, विपक्ष ने जितने पॉइंट रखे, जितने मुद्दे रखे, सबके सब कैंसिल कर दिए गए। जेपीसी बनी वक्फ कानून पे जरूर, लेकिन जो उसका रिकमेंडेशन आया वो बीजेपी का रिकमेंडेशन था, वो विपक्ष का रिकमेंडेशन था नहीं। विपक्ष की इनके निगाह में कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो अकेले सरकार चलाना चाहते हैं। तो वक्फ का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब विपक्ष जानता है कि यहां भी अगर वो रहेगा, वो कितना भी ज्ञान दे देगा, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी जेपीसी की, जिसको कहा जाएगा कि ये पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर रिपोर्ट दी है, वो केवल और केवल भाजपा की रिपोर्ट होगी, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी होगा। ये खेल एक बार इन्होंने वक्फ कमेटी में खेल लिया, इसीलिए दूसरी बार इनकी जेपीसी में शामिल होने को विपक्ष तैयार नहीं है। तो ये भी खेल खत्म हो रहा है, ये भी खेल नहीं चल रहा है। उधर बंगाल में एसआईआर होना है, घोषणा हो चुकी है कि
बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर होगा और बंगाल में ममता दीदी बिल्कुल तैयार हैं कि एसआईआर कहीं किसी हाल में नहीं होने देंगे। बंगाल में एक और बड़ी मजेदार बात हुई है। वहां एक मतुआ कम्युनिटी है और मतुआ कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और वो भारतीय जनता पार्टी की वोटर मानी जाती है। अब मतुआ कम्युनिटी ने इस बात पर बवाल मचाना शुरू कर दिया है कि भाई हमारे यहां सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर एसआईआर होगा तो हम तो डॉक्यूमेंट दे नहीं पाएंगे, हमारा नाम हट जाएगा। अब मजेदार यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे कहती है कि एसआईआर होगा तो जो उसका वोटर है मतुआ समुदाय वो उससे छिटक जाएगा, और अगर कहती है नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए तो फिर यह एक और शर्मनाक स्थिति हो जाएगी। बिहार में दावा हो रहा है कि 98% से ज्यादा 98.2% लोगों ने अपना जो डिटेल्स है, जो दस्तावेज हैं वो जमा कर दिए हैं। केवल 1.8% लोग बचे हुए हैं और वहां बिहार की जनता, जितने यूट्यूबर्स जा रहे हैं, जितने चैनल जा रहे हैं, उनको अलग ही कहानी बता रही है। तो बिहार में एसआईआर का मामला फंसा हुआ है और बंगाल में एसआईआर शुरू हो उसके पहले ही बवाल शुरू हो गया है। और सबसे पहला बवाल शुरू हुआ है उस मतुआ कम्युनिटी से जिसको माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की वोटर है। तो आप खुद सोच के देखिए, जो कदम बढ़ा रहे हैं सारे गलत साबित हो रहे हैं। देखिए, आदमी हो या पार्टी, उसके जिंदगी में दो वक्त आता है। एक वक्त ये होता है कि आप कुछ भी करते हैं और वो सही हो जाता है। आप बाजार में जाते हैं, शौक में लॉटरी खरीदते हैं और 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेते हैं। और एक टाइम वो होता है कि आप जो करते हैं सब उल्टा पड़ता है। और ये शुरुआत हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले से, जिसको ईमानदारी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिससे कहा गया था राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया था। और जब डिटेल्स आई थी तो यह क्लियर हो गया था कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उपयोग किया गया था पूंजीपतियों से पैसा वसूलने के लिए, पार्टी को मालामाल करने के लिए। और उसके बाद से आप देखिए, 400 पार की बात की गई, 240 पे अटक गए और अब कहा जा रहा है वोट चोरी नहीं होती तो इतनी सीटें भी नहीं आती। वोट चोरी का मुद्दा शुरू हुआ, बहुत गोल गोल घुमाने की कोशिश की गई, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब जनता जो है राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा कर रही है और एसआईआर अलग गले की हड्डी बन रहा है। इसमें अगर कहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव फंस गया तो अमित शाह की जो चाणक्य वाली टाइटल है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। राजनीति बड़ी उल्टी चीज होती है, कब पलट के किसके सर पे बैठ जाए कोई नहीं जानता। और फिलहाल इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी शाह जी के बहुत अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखते रहिए। अगर संभव हो तो ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। एक बार पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। अगर आप हमारी मदद करेंगे, उसमें कई सारे लिंक हैं, अगर आप हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें और ज्यादा ताकत मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।